अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम हुई होती है, दिल की पावर जो कम हुई होती है, तो उसको बढ़ा सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम के बारे में थोड़ी सी बुनियादी बातें मैंने बताई थी कि इस तरह का जो मरीज़ है वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या दिल का जो बड़ा ऑपरेशन है या जिसको हम उर्फ़े आम में बाईपास ऑपरेशन कहते हैं, तो क्या कोई ऐसा मरीज़ जिसका दिल पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो दिल के अटैक की वजह से, उसको कोई फ़ायदा है या नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, और कम से मेरी मुराद यहाँ पे है 30%। यानी आमतौर पे तो ये होता है कि 50-55% से ज़्यादा किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन हो तो ये दिल की वो पावर है जिससे दिल पूरे जिस्म के अंदर खून को फेंकता है। और दिल से मुराद यहाँ पे है लेफ़्ट साइड, बाईं साइड, क्योंकि जो दिल का दाईं साइड होती है या राइट साइड होती है वो खून को भेजती है हमारे फेफड़ों की तरफ, जहाँ पे खून डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन शामिल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे खींच ली जाती है, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्योंकि दिल की जो राइट साइड है उसके बहुत करीब पड़े हैं फेफड़े, तो उनको बहुत ज़्यादा पंप नहीं करना पड़ता। फिर सफाई के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड यानी एक ऐसा खून जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, जिसमें अच्छी चीज़ यानी कि ऑक्सीजन शामिल हो चुकी है, तो वो आ जाता है दिल की बाईं साइड पे या लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल को जब पुश करना पड़ता है, जब जोर लगाना पड़ता है उस खून को फिर पूरे जिस्म में फेंकने के लिए, यानी हमारा जो पाँव है, हमारी टांगें जो हैं या जो पाँव का अंगूठा है, वहां तक भी उसने खून को फेंकना है, भेजना है, तो उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, एक पावर वो पैदा होती है। उस पावर को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, कि कितने फीसद जब उसमें खून आया था तो कितने फीसद उसमें से वो फेंक पाया है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है जब वो किसी की भी 50 से नीचे आए, यानी 40 और 50 के दरमियान हो, तो हम कहते हैं कि शायद अलामात तो मरीज़ को ना आए, लेकिन दिल को जो डैमेज है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जब किसी की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 30 और 40% के दरमियान ड्रॉप हो जाए, तो उस पे हम कहते हैं कि अब मरीज़ को वक्तन फ़वक्तन इतना, यानी क्योंकि डैमेज हो चुका है, दिल को नुकसान हो चुका है दिल के अटैक की वजह से, कि अलामात आती रहेंगी। वो अलामात क्या होती हैं? वो सांस की ख़राबी हो सकती है, वो पाँव का सूजना हो सकता है, वो हमारी जो ये राइट साइड है, पेट की जो दाईं साइड है, वहाँ पर जिगर होता है बाज़ का, तो उसका बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन जब किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन 30 से नीचे हो जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एलवीएफ या हार्ट फेलियर। तो इतनी जो कम इजेक्शन फ्रैक्शन है वो ज़िंदगी में वबाल बन जाती है। यानी देखें, किसी भी गाड़ी की, किसी भी घर में जो पानी की मशीन लगी होती है, उसने पाइपों के ज़रिए जो पानी को फेंकना है, अब वो जो मशीन है, वो जो पंपिंग पावर है उसकी, या इसी तरह हमारे दिल की जो पंपिंग पावर है इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर वो ही कम हो गई है तो फिर जाहिर है कि पूरी मशीन, पूरा सिस्टम है आपका, पूरा आपका जिस्म की नशो-नुमा है, वहाँ तक ऑक्सीजन आपकी बुनियादी ज़रूरत है, तो वो नहीं पहुंच पाएगी। तो किसी भी दिल की पावर, दिल के अटैक्स के बाद, मसलों के बाद जब 30% या उससे कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो ये वीडियो का हमारा मौजू है कि हम कम इजेक्शन फ्रैक्शन को, जो इस हद तक कम है, तो किन तरीक़ों से हम ऊपर ला सकते हैं। तो पहली बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कम इजेक्शन फ्रैक्शन आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, और इजेक्शन फ्रैक्शन का जो दुश्मन है, कमज़ोर दिल का जो दुश्मन है, वो है नमक। नमक जो है वो हमारे जिस्म में अगर इकट्ठा होता है, चाहे वो जिस्म के अंदर से या बाहर से, तो वो बहुत बड़े मसले पैदा करता है किसी भी ऐसे मरीज़ के लिए जिसका दिल की पावर कम हो। अंदर कैसे इकट्ठा होता है? मिसाल के तौर पे किसी का दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, उसकी पावर कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो हमारे जो गुर्दे होते हैं उधर कम ब्लड जाएगा। ज़ाहिर है जब पंप कम होगा तो उधर कम जाएगा। तो गुर्दों को ये पैगाम जाएगा कि जल्दी से सोडियम को बचाओ, इकट्ठा करो, उसको जिस्म से मत निकलने दो, क्योंकि जो ही वो जो सोडियम को इकट्ठा करता है तो सोडियम साथ पानी को खींचता है, जिससे खून की नालियों के अंदर प्रेशर भी बढ़ जाता है और दिल के ऊपर दबाव भी बढ़ जाता है। और यही होता है कि जब हम बाहर से नमक इस्तेमाल करेंगे तो वो भी यही काम करेगा, हमारे दिल के ऊपर दबाव को बढ़ाएगा, जो कि पहले ही कमज़ोर है दिल। इसी तरह से खून की नालियों के अंदर खून को बहुत ज़्यादा कर देगा, क्योंकि पानी साथ खींचेगा अपने। जब भी नमक होता है, साल्ट होता है, सोडियम होता है, तो जिसकी वजह से फिर जो कमज़ोर दिल है उसको बहुत क़ुव्वत से काम करना पड़ता है उस प्रेशर के ख़िलाफ़ जो खून की नालियों में, जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, वहाँ पे पैदा हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो दिल के मरीज़ों का, वो है नमक।
इसीलिए हम कहते हैं कि 1500 मिलीग्राम से लेके 2000 मिलीग्राम, यानी 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम एक दिन में, इससे ज़्यादा मत लें। जो सोडियम होता है तो उससे ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए सिर्फ मसलों को जन्म देगा। यही वजह है कि जितने भी लोग जो आईसीयू में काम करते हैं या एक सीसीयू होता है दिल के मरीज़ों के लिए, ख़ास तौर पे कोरोनरी केयर यूनिट, तो उनके पास अक्सर जो मरीज़ आते हैं रात को, जो दिल का फेल होने के बाद, पानी फेफड़ों में इकट्ठा होने के बाद हमारे पास आते हैं, जिस अमल को हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, तो वो आपको एक हिस्ट्री देते हैं कि हम शादी में गए थे या किसी तकरीब में बुलाए गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया था और वो सारे खाने होते हैं बहुत नमकीन, और 2 से 4 घंटे के बाद वो मरीज़ हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। तो पहली तो बात है, नमक बहुत बड़ा दुश्मन है, ये पहचानना है। दूसरा बड़े दुश्मन का नाम है स्ट्रेस। जो परेशानी होती है, जो टेंशन होती है, वो क्या करती है कि आपके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स को जन्म देती है या उनके अखराज को ज़्यादा करती है जो दिल के रफ्तार को बढ़ाते हैं। जबकि जितने भी वो लोग जो कमज़ोर दिल के हैं, या कोई ऐसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ में कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसका दिल कमज़ोर है, जिसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से भी वो पूछें। तो उनको हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। हम एक ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिससे दिल की रफ्तार जो है वो कमज़ोर होती है, दिल की रफ्तार को हम कम करते हैं ताकि एक कमज़ोर दिल को बहुत ज़्यादा उसको धड़कन ना करना पड़े, क्योंकि ज़्यादा धड़केगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उसकी अपनी ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए होगी, जब कि ऑलरेडी मसला है तो वो नहीं पहुंच पाएगी। तो हम क्या करते हैं कि दिल की रफ्तार को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस होता है, जो परेशानी होती है, जो एंग्जाइटी होती है, जो इस तरह की चीज़ होती है, वो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स को जन्म देती है जो दिल की धड़कन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और आखिरकार जो स्ट्रेस है वो दिल को मज़ीद नुकसान देने की वजह बनता है। तो नमक के बाद दूसरा दुश्मन क्या है? स्ट्रेस, परेशानी। दिल के मरीज़ से अगर आप झूठ भी बोल देते हैं घर के मामलात में, तो इससे आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दिल का मरीज़ वाहिद एक मरीज़ होता है कि खुदा न खास्ता अगर उसको कैंसर निकल आए, कोई ऐसी चीज़ निकल आए, तो हम बुरी खबर नहीं जाने देते उस तक। और यही हम फैमिलीज़ को कहते हैं कि अपने वो मरीज़ जिनको दिल के अटैक हुए हैं उन तक बुरी खबरें मत पहुँचाए, बल्कि उनसे बेशक छोटा मोटा बात को तब्दील करके आप अच्छी खबर पहुँचाए। दूसरी ये हो गई। तीसरी चीज़ है जो स्मोकिंग है या नशावर चीज़ें होती हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो नशावर चीज़, जैसे आजकल आइस का नशा है, एम्फेटामिन है और मेथाम्फेटामिन है, और भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो जितने भी नशावर चीज़ें, और ख़ास तौर पे सिगरेट है, बहुत बड़ी दुश्मन है आपके दिल की, बहुत बड़ी दुश्मन है आपके कमज़ोर दिल की। और मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि जो लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो 24 घंटे के बाद ही उनकी दिल की जो सेहत है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो सिगरेट कम इजेक्शन फ्रैक्शन के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है, और जब वो सिगरेट छोड़ देते हैं, नशे वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, तो जैसे उन्होंने स्ट्रेस से बचे थे और जैसे कि उन्होंने नमक का कम इस्तेमाल किया था, तो इजेक्शन फ्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बारी आती है आप या आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसके दिल की पावर कम है, तो आपका अपने, चाहे वो दिल का डॉक्टर हो जिसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, या कोई प्राइमरी हेल्थ केयर या मेडिकल स्पेशलिस्ट हो जिसको आप रूटीन में दिखाते हैं, तो रेगुलर फॉलोअप पे जाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलामात होंगी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी दवाइयों में तब्दीली करवाएंगे, बल्कि हर विज़िट पे अपने डॉक्टर से पूछें कि आपने अगला विज़िट कब करना है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो आपसे 1000 गुना बेहतर चीज़ें जानता है। हो सकता है कि आप जब कोई बात बताएं जो आपकी ज़िंदगी, जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहम ना हो, वो आपके डॉक्टर के लिए बहुत अहम होगी। डॉक्टर दवाइयों में थोड़ी सी तब्दीली कर सकता है, वो आपकी किसी एक अलामत की बुनियाद पर हो सकता है कोई नई ECG करवाए, नया टेस्ट करवाए, दिल का जो अल्ट्रासाउंड जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसकी मदद से ही असल में हम इजेक्शन फ्रैक्शन का मालूम करते हैं, हो सकता है कि वो करवाने के बाद वो आपकी दवाइयों में या फिर आगे मजीद अगर कोई इंटरवेंशन करनी है तो उसका आपको मशवरा दे सके। क्योंकि जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, तो उनको बाज़ हमें कोई चीज़ डालनी पड़ती है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, जिसको हम ICDs यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कहते हैं, तो वो डालनी पड़ती हैं, या दवाइयों में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ती है। तो आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है या जो आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उससे मुसलसल और रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है कि आप ख़ुद भी अपने रवैये में तब्दीली लाएं। एक तो आपका डॉक्टर जो है वो आपकी चीज़ों को देख रहा होता है,
वो चीज़ों को ढूंढ रहा होता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो ठीक की जाएँ तो शायद आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन मज़ीद बेहतर हो जाए। लेकिन एक डॉक्टर जो है वो अगर दिन में 15, 20, 50, 60, 200 मरीज़ देखता है तो हो सकता है कि आपकी बातों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान ना रहे, लेकिन आप तो हर वक्त अपने साथ हैं। तो आप खुद भी अपने अंदर ये एक आदतें पैदा करें कि कहीं आपको कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो हो सकता है डॉक्टर के ज़हन में ना आए, तो डॉक्टर से बाद में डिस्कस करें नेक्स्ट मीटिंग पे। मिसाल के तौर पे थायराइड का एक टेस्ट होता है जिसको हम T3, T4, TSH कहते हैं, जिससे बाज़-औक़ात वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है लोगों में जो दिल के मरीज़ होते हैं, और बाज़-औक़ात कम काम कर रहा होता है जिसको हम हाइपोथायराइडिज़म कहते हैं। इसी तरह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। बाज़-औक़ात इनका जो चेकअप होता है रेगुलर दिल के मरीज़ों में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डॉक्टर के ध्यान में नहीं रहता। तो अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनके ऊपर खुद भी अपने चार्ट्स बनाएं घर में, एक रिकॉर्ड रखें, एक रजिस्टर रखें, और फिर उसकी अहम अहम चीज़ों की तस्वीरें लेके जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके साथ शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें। इस तरह से ना सिर्फ ये कि डॉक्टर आपकी मैनेजमेंट में शामिल हुआ होगा बल्कि आप खुद भी शामिल हुए होंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो तो अपना वज़न आप प्रॉपर मैनेज करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके कमज़ोर दिल को ज़्यादा एरिया को खून पहुंचाना पड़ रहा है, उसके मुकाबले में अगर आपका वज़न नॉर्मल है या कम वज़न है तो कम एरिया को जो है वो आपका दिल जो है वो सर्व कर रहा होगा। तो ज़्यादा वज़न जो है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों का दबाव डालता है आपके जिस्म के ऊपर, तो दिल के ऊपर तो खसूसी तौर पर डालता है। तो अगर आप अपना वज़न बेहतर कर लेते हैं तो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती है। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से बात करनी है कि क्या आपको वो इजाज़त देते हैं एक्सरसाइज की, और अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करती है बशमूल दिल की सेहत के। लेकिन किस हद तक आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपका दिल तो कमज़ोर है, तो ये आपके डॉक्टर ने बताना है कि आप 10 मिनट कर सकते हैं वॉक, 15 मिनट कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं कि नहीं, स्विमिंग कर सकते हैं कि नहीं, आप कोई ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं कि नहीं, आप जिम जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वज़न कम करने की तरह, सिगरेट छोड़ने की तरह, नमक कम करने की तरह, स्ट्रेस को कम करने की तरह, नशावर चीज़ें कम करने की तरह जो फ़ायदे दिल को और कम इजेक्शन फ्रैक्शन को मिलते हैं, इसी तरह से अगर आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कोई ना कोई एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो वो यकीनन आपके दिल की बेहतरी के लिए है और कम इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाएगी। दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बुनियादी मालूमात कम इजेक्शन फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाने की, दिल के कमज़ोर पट्टों को थोड़ा सा मजबूत करने की। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो अभी करें, घंटी की जो आवाज़ आई इसको दबा दें, इस वीडियो को और हर वीडियो को लाइक किया करें। शेयर के ऑप्शन से कोई भी एक वीडियो जो आपको लगता है किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।